नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। मई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम तीसरा पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले मई महीने के 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सबको हम गिरिराज पत्रिका में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो तीसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे और प्रीवियस पार्ट के पीडीएफ कंपाइल कर टेलीग्राम पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड भी करवा दिए जा चुके हैं। जब जैसे ही मई महीना कंप्लीट होगा वो भी आपको कंपाइल कर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच सिटी हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो बोलते हैं कि भारत की पहली एकीकृत एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए किस शहर की प्रस्तावना जो है वो की गई है, किस शहर में जो है ये स्थापित किया जाएगा, ये प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। तो ये सोलन शहर यानी कि जो सोलन डिस्ट्रिक्ट आता है वहाँ पर जो है वो स्थापित किया जाएगा। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो ये नालागढ़ में स्थापित करने की जो है वो बात कही गई है। अब नालागढ़ में ये ग्रीन हाइड्रोजन इथेनॉल का साथ एपीआई उद्योग जो है वो बनाया जाएगा। 11 महीने में इसमें जो है उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। 5000 लोगों को यहाँ से लगभग जो है वो रोजगार मिलेगा। इसमें जो है वो 1400 करोड़ रुपए के निवेश के लिए जो है वो हस्ताक्षर किए गए और ये जो है वो मैसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड कर कंपनी है, इसके साथ जो है वो निवेश जो है वो किया जा रहा है। इस कंपनी का जो है ये सबसे बड़ा निवेश जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा स्टेट है और इतना बड़ा निवेश जब यहाँ पर होता है तो काफ़ी लोगों को यहाँ से रोजगार भी जो है वो मिलता है। दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो हमारे पास जो है वो उद्योग मंत्री हमारे आते हैं, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हिमाचल के आते हैं, उनका क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं वो हर्षवर्धन चौहान जो है वो आते हैं। हर्षवर्धन चौहान जो है वो इनका नाम है, हर्षवर्धन चौहान। ये हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री जो है वो है। और हर्ष महाजन की अगर हम बात करें तो हर्ष महाजन जो है, मैंने गलती से बोला था इनका नाम, परंतु ये प्रेजेंट टाइम में बीजेपी के राज्यसभा से सदस्य हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 6 साल का 2024 से स्टार्ट होकर 2030 तक जो है वो चलेगा। जब कांग्रेस में आपको भारी उथल पुथल जो है वो देखने को मिली थी तो इस उथल पुथल के पीछे जो है वो हर्ष महाजन, क्योंकि हर्ष महाजन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि उस टाइम जो है वो कांग्रेस के पास जो है पूरे वोट थे, परंतु फिर भी कांग्रेस नहीं जीत पाई और हर्ष महाजन बीजेपी के थे। जो क्रॉस वोटिंग हुई यहाँ से हर्ष महाजन को जो था वो यहाँ से एमपी राज्यसभा के लिए जो है वो चुन लिया गया। राज्यसभा के जो कार्यकाल रहता है, राज्यसभा का जो कार्यकाल वो 6 साल का जो है वो कार्यकाल रहता है। इन टर्म ऑफ लोकसभा वहाँ पर 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। तो इतना सब यहाँ से आपने बेसिक सा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग वॉज एस्टेब्लाइज्ड ऑन। तो ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की बात क्यों की जा रही है? इसकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा जो है वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी स्टार्ट की गई है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन मई के 3rd वीक में इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो इसलिए HPRCA चर्चा में आया। 30 सितंबर 2023 को HPRCA की स्थापना जो था वो की गई थी। HPRCA ने, चलो ठीक है कि 30 सितंबर को जो था वो स्थापना इसकी की गई थी, 30 सितंबर को भी जो था वो 2023 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। HPRCA की स्थापना आर्टिकल 192 इसके तहत इसको पावर्स दी गई। आर्टिकल 309 जो है वो यहाँ से चर्चा में आया। HPRCA है कहाँ पर? हमीरपुर में जो है वो इसकी लोकेशन है और HPRCA के जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब पहली बार HPRCA जो है वो बना है तो क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछने वाला जो है वो ये क्वेश्चन यहाँ से बना देगा कि HPRCA के पहले चेयरमैन जो है वो कौन है। HPRCA के पहले चेयरमैन जो है वो राजीव कुमार को बनाया गया है। श्री राजीव कुमार इसके पहले चेयरमैन जो है वो हैं और इसके जो मेंबर हैं वो कितने मेंबर हैं? तो 2 मेंबर जो है वो HPRCA के हैं। एक का नाम जो है वो श्री सुखदेव सिंह है और एक का नाम जगदीश चंद है। और सेक्रेटरी HPRCA के कौन है? तो विक्रम महाजन जो है वो HPRCA के सेक्रेटरी हैं। हिमाचल जीके में ये बड़े ही कॉमन क्वेश्चन बनेंगे। वैसे ही हमारे पास एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है एक HP पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रेजेंट टाइम में कैप्टन रामेश्वर सिंह, ये रिटायर्ड IPS भी हैं, रामेश्वर सिंह ठाकुर, ये जो है वो इसके जो है वो चेयरमैन जो है वो है। HPRCA के फर्स्ट चेयरमैन जो था वो कौन थे?
तो फर्स्ट चेयरमैन का नाम भी आपने ध्यान रखना है कि जो HPRC था उसके जो पहले चेयरमैन थे वो जनरल KS कटोच को जो था वो बनाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच को जो था वो इसका पहला चेयरमैन बनाया गया था। UPSC की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर UPSC एक बड़ी बॉडी है जो IAS वगैरह के एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। UPSC के जो चेयरमैन अभी बने हैं वो अभी हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ा था कि UPSC के चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार को जो है वो बनाया गया है। तो डॉक्टर अजय कुमार, सॉरी राजीव नहीं, डॉक्टर अजय कुमार को जो है वो UPSC का चेयरमैन बनाया गया है। वो हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ से ना पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं। अब UPSC तो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन सा पार्ट UPSC से जो है वो डील करता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 14 UPSC से जो है वो डील करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो UPSC से जो है वो डील करता है? तो कुछ एक आर्टिकल ऐसे हैं जो UPSC से जो है वो डील करते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 315 से 323 तक जो है वो UPSC के साथ जो है वो डील करते हैं। 315 से 323 तक ये आर्टिकल UPSC के आर्टिकल हैं। चलो जी, इतना सा आपके पास हो गया, इतना सा आपने जो है वो डिस्कस यहाँ से कर लिया, जान लिया चीज़ों को, वो काफ़ी है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की जो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये चर्चा में क्यों आया, इसके पीछे का रीज़न क्या है? चर्चा में आने के पीछे का जो मेजर रीज़न है वो ये जो डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है इसके द्वारा जो है वो एक मशरूम की वैरायटी तैयार की गई है जो चिकन जैसा स्वाद जो है वो देती है, और उसमें जो है वो विटामिन B12, उसमें मैग्नीशियम मिलता है, कैल्शियम उसमें भरपूर मात्रा से जो है वो मिलता है, काफ़ी पोषक तत्व जो है वो उससे मिलते हैं। ये जो बनाया गया है औषधीय गुण वाला मशरूम तैयार किया गया है, इसको नाम जो दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो है वो नाम दिया गया है, इसको नाम जो है वो चिकन ऑफ वुड्स का नाम जो है वो दिया गया है। चिकन ऑफ वुड्स नाम देने के पीछे का रीज़न क्या है? इसको लकड़ी के बुरादा, लकड़ी का जो बुरादा होता है उस बुरादे में 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो है वो तैयार किया जाता है। और लकड़ी के बुरादे में 18 से 25 डिग्री के टेम्परेचर पर इसको जो है वो तैयार किया जाता है। इसीलिए जो है वो इसको ये नाम जो है वो दे दिया गया। समझ आई ना बात कि क्यों इसको ये नाम दिया गया है चिकन ऑफ वुड्स? चिकन जैसा इसका टेस्ट हो गया, लकड़ी के बुरादे में जो है वो इसको तैयार जो है वो किया जाता है 18 से 25 डिग्री के टेम्परेचर पर। सोलन को जो है वो खुम्ब नगरी भी जो है वो बोलते हैं। खुम्ब नगरी मतलब इसको मशरूम सिटी के नाम से भी जो है वो सोलन को जाना जाता है। दूसरा, सोलन में टोमेटो जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है वो होते हैं, तो टोमेटोज के लिए भी सोलन को जो है वो जाना जाता है। अब सोलन को टोमेटो के लिए जो है वो जाना जाता है, तो सोलन को जो है वो टोमेटो बॉल के रूप में भी जो है वो बोल देते हैं। सोलन गोला कर एक वैरायटी आती है, वो किस चीज़ की वैरायटी जो है वो आती है? सोलन गोला कर जो वैरायटी आती है वो टोमेटो की ही जो है वो वैरायटी आती है। किसकी? सोलन गोला जो है वो टमाटर की ही जो है वो एक प्रसिद्ध किस्म है। यहाँ पर लिख देता हूँ सोलन गोला कर, ये टमाटर की ही एक जो है वो प्रसिद्ध किस्म है। चलो ठीक है, ये सब आपने यहाँ से क्लियर कर लिया, ये सब आपने यहाँ से जान लिया। टोमेटो के बारे में बातें क्लियर हो गई, मशरूम के बारे में जो है बातें क्लियर हो गई। मशरूम के बारे में जो है वो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। वो क्वेश्चन जो बनाया जाएगा वो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर जो है वो बेस्ड रहेगा कि मशरूम की प्रोडक्शन के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मशरूम की प्रोडक्शन का डाटा भी इंपॉर्टेंट है। लगभग यहाँ पर 500.63 मैट्रिक टन मशरूम की प्रोडक्शन जो है वो हुई। 500.63 मैट्रिक टन ये मशरूम की जो प्रोडक्शन थी वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो है वो बताई गई है। यही हमारे पास ऑफिशियल डाटा अभी तक अवेलेबल है और यही डाटा आपने ध्यान भी रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो लार्जी परियोजना है इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है? लार्जी परियोजना का चर्चा में आने के पीछे का रीजन पहले जानिए। ये परियोजना चर्चा में इसलिए आई क्योंकि 2 सालों के बाद इस परियोजना को जो है वो बहाल कर दिया गया है। 2 साल पहले 2023 में जो था वो ब्यास नदी में बाढ़ आई थी। बाढ़ आने से जो था वो इस परियोजना को भारी नुकसान जो था वो पहुंचा था, और भारी नुकसान इसको पहुंचा था तो ये काफ़ी डैमेज्ड वहाँ से हो गई थी, और उसके बाद अभी इसको फाइनली तैयार किया गया है। ये परियोजना 126 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। हिमाचल प्रदेश में अकेली लार्जी परियोजना ही नहीं आती है, यहाँ पर और भी परियोजनाएं जो है वो आती हैं। अच्छा, कौन कौन सी परियोजनाएं यहाँ पर आती हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, कितनी कितनी उनकी कैपेसिटी है? जैसे कि हमारे पास रेणुका जी परियोजना जो है वो आती है। रेणुका जी परियोजना जो है वो 40 मेगावाट की परियोजना है, ये आपको पता होना चाहिए।
रेणुका जी परियोजना सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। सैंज परियोजना आती है, सैंज रिवर बेसिन पर ये बनी हुई है, 100 मेगावाट की परियोजना आती है। सोंगटोंग कड़छम परियोजना आती है जो कि एक 450 मेगावाट की परियोजना है। थाना पलाव परियोजना आती है, थाना पलाव परियोजना जो है वो मंडी में स्थित है, पहले ये ध्यान रखें, और ये परियोजना 191 मेगावाट की परियोजना जो है वो आती है। साबड़ा कुड्डू परियोजना आती है, साबड़ा कुड्डू परियोजना जो है वो 111 मेगावाट की परियोजना जो है वो हमारे पास है। हमारे पास जिप्सा डैम परियोजना है जो कि 300 मेगावाट की परियोजना आती है। किसाऊ बांध परियोजना हमारे पास आती है, किसाऊ बांध परियोजना जो है वो 660 मेगावाट की है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर जो है वो बनी हुई परियोजना है। अच्छा, मुझे यहाँ से आप ही कमेंट कर बता दीजिए कि ये जो रोंगटोंग परियोजना हिमाचल में आती है, ये जो रोंगटोंग परियोजना आती है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। रोंगटोंग परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, कितनी मेगावाट की, कितनी कैपेसिटी की जो है ये परियोजना है। ये दो बातें आप जल्दी से जो है वो कमेंट कर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRCA के अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो TGT का एग्जाम है या कोई और एग्जाम है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया। देखिए, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिल सके, आप जो है वो मेरिट में एक अच्छा रैंक जो है ला पाएँ, और मेरिट में जो 2, 4, 5 नंबरों की कमी रह जाती है आने से, जो पॉइंट पर रह जाते हैं, उस कमी को भी जो है वो दूर कर पाएँ। ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप टाइमली जो है एक प्रॉपर स्टेप लेंगे और टाइमली जो है वो आप सीरियस होकर जो है तैयारी करेंगे, क्योंकि अकेला तैयारी करना ही काफ़ी नहीं है, स्मार्ट वे से तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट सीरीज से ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से टाइमली ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या यहाँ पर पूछा गया है। बोलते हैं हाउ मच डिस्काउंट इज अलाउड इन फेयर अंडर ग्रीन कार्ड स्कीम। तो बोलते हैं कि ये जो ग्रीन कार्ड स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है, इसमें कितना % डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। अब ग्रीन कार्ड स्कीम हम क्यों पढ़ रहे हैं, गिरिराज पत्रिका से इसका क्या लेना देना है, पहले वो जानते हैं। देखिए, HRTC के द्वारा जो है वो NCMC कार्ड जो है वो बनाए गए हैं। ये जो NCMC कार्ड बनाए गए हैं, ये है क्या कार्ड, पहले ये बताता हूँ आपको। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ये है, और यहाँ से जो है वो आप टिकट का भुगतान जो है वो HRTC में कर सकते हैं। मेट्रो की तर्ज पर ये कार्ड बनाए गए हैं, यहाँ से आप टिकट का भुगतान तो कर ही सकते हैं, यहाँ से आप पार्किंग फीस भी साथ में दे सकते हैं, यहाँ से ही जो है वो आप जो है शॉपिंग वगैरह भी जो है वो कुछ कर सकते हैं। अब इस तरह का कार्ड जो है वो बनाया गया है, तो चर्चा में आना ज़रूरी है। अब यहाँ से ही इसी आर्टिकल में ग्रीन कार्ड स्मार्ट कार्ड की बात की गई थी, महिलाओं को जो डिस्काउंट दिया जाता है उसकी बात जो था वो की गई थी। देखिए, ग्रीन कार्ड सर्विस जो है वो HRTC ने चलाई है। इसमें HRTC अपने पैसेंजर्स को जो है वो 25% डिस्काउंट देती है, जिनके पास भी ये ग्रीन कार्ड जो है वो होता है। तो 25% डिस्काउंट इस ग्रीन कार्ड में मिलता है। अब इसमें एक लिमिटेशन लगा कर रखी है कि 50 किलोमीटर तक अगर आप सफ़र करते हैं तभी ग्रीन कार्ड का डिस्काउंट आप ले पाएंगे। तो 50 किलोमीटर की लिमिटेशन जो है वो यहाँ पर रखी गई है। दूसरा, यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है, आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि स्मार्ट कार्ड भी जो है वो होता है। स्मार्ट कार्ड में सरकार 10% डिस्काउंट देती है, इसमें कितने भी किलोमीटर की लिमिट नहीं लगाई गई है, जितना भी सफ़र आप करते हैं उतना आपको डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर आराम से जो है वो मिल जाता है। स्मार्ट कार्ड में कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है, स्मार्ट कार्ड में अच्छा खासा डिस्काउंट, आपको 10% डिस्काउंट जो है वो ईजिली मिल जाता है। वैसे ही महिलाओं के लिए ऑलरेडी 50% डिस्काउंट पर जो है वो चीज़ें रखी गई हैं, उनको कोई भी कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, HRTC के द्वारा एक सम्मान कार्ड स्कीम जो है वो ज़रूर चलाई गई है। ये जो सम्मान कार्ड स्कीम चलाई गई है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई गई है, और सम्मान कार्ड स्कीम के तहत जो है वो सरकार सीनियर सिटीजन्स को जो है वो 30% डिस्काउंट देने की बात जो है वो कहती है। तो ये आपने जो है वो कार्ड्स के बारे में ध्यान रखना है कि HRTC के किस किस तरह के कार्ड जो है चलाए गए हैं, कितना % डिस्काउंट जो है वो उनमें दिया जाता है, और NCMC के बारे में भी ध्यान रखना है कि ये क्या नई चीज़ जो है वो HRTC की है। अगर HRTC की सर्विसेज आप लेते हैं, बसेस में यात्रा करते हैं, तो ज़रूर आपको इन चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए, इन चीज़ों का जो है वो आनंद जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो कदम बढ़ाएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ऑफ विच स्टेट गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन दी CSRR कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा आयोजित CSRR प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा है, किस राज्य का स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है जिसने फर्स्ट रैंक यहाँ पर हासिल किया है। तो पहला रैंक जो है वो यहाँ पर हासिल किया गया है अपने हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अभी तो आप गिरिराज पत्रिका पढ़ रहे हैं, तो आपने
इजीली जो है वो गैस भी कर लिया होगा कि हिमाचल प्रदेश को ही जो है वो यहाँ पर फर्स्ट रैंक मिला होगा। परंतु जब ये क्वेश्चन जो है वो पूरे पेपर में पूछा जाएगा और वहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चन भी होंगे, तब आपको ज़रूर यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है वो हो सकती है। परंतु कन्फ्यूजन किसी बात की नहीं रखनी है, अब क्लियर हो गया। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो हिमाचल की है उसको जो है वो एक कंपटीशन हुआ था, CSRR का कंपटीशन। ये कंपटीशन नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के द्वारा करवाया गया था। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो था ये कंपटीशन करवाया गया था। यहाँ पर हिमाचल को जो है वो पहला स्थान मिला। अब जब NDRF की बात हो रही है तो NDRF का जो है वो डिटेल में डिस्कशन करना भी ज़रूरी है। ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है ना, इसकी स्थापना 2006 में जो था वो की गई थी। NDRF के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत जो है वो आती है, तो NDRF जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जो है वो आती है। और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स प्रेजेंट टाइम में जो है वो कौन है, तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है प्रेजेंट टाइम में अमित शाह है। अमित साहब के पास जो है ये मिनिस्ट्री जो है वो आती है। तो NDRF के बारे में ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि NDRF का क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाता है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि एक जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी आती है, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो कौन होते हैं। उसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नाम भी आपने वहाँ से ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। NDRF SDRF के बारे में पता चल गया। हिमाचल का क्या रैंक यहाँ पर रहा वो भी आपने जान ही लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच सिटी वॉज ऑनर्ड विद द स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड 2025 इन द इनोवेशन फ्रॉम द अर्बन मोबिलिटी कैटेगरी। तो बोलते हैं शहरी गतिशीलता से नवाचार श्रेणी में स्मार्ट सिटीज जो इंडिया अवार्ड 2025 है उसमें जो है वो किस सिटी को जो है वो सम्मानित किया गया है, तो उससे जो है वो शिमला सिटी को जो है वो सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अब स्मार्ट सिटी जो इंडिया अवार्ड 2025 है उसमें इनोवेशन फ्रॉम अर्बन मोबिलिटी कैटेगरी में जो है वो किसको अवार्ड मिला है, शिमला को जो है वो अवार्ड मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में ध्यान रखना है कि जब ये जून 2015 में लॉन्च किया गया था तो उस टाइम धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो था वो स्मार्ट सिटी के तहत जो था वो ऐड किया गया था। सिर्फ उस टाइम धर्मशाला ही हुआ करता था, परंतु बाद में चलकर 2017-18 में जो था वो धर्मशाला के अलावा शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी जो था वो यहाँ पर ऐड किया गया। अब शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जो है वो यहाँ पर एडेड है। तो शिमला म्युनिसिपल, हिमाचल में 2 ही सिटीज़ हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आती हैं, एक तो शिमला हो गया, एक तो धर्मशाला हो गया। पहले धर्मशाला को ऐड किया गया था, बाद में चलकर शिमला को जो था वो ऐड किया गया। अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तब भी एक यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला को कितना पैसा जो है वो इशू किया गया है। तो देखो अभी जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर हम बात करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुछ भी पैसा एलोकेट इसके लिए नहीं किया गया है, परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो 465 करोड़ रुपया जो है वो शिमला सिटी जो है स्मार्ट सिटी जो शिमला है उसके डेवलपमेंट के लिए जो है वो दिया जा चुका है। अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो शिमला में भी चले हुए हैं, धर्मशाला में भी जो है वो चले हुए हैं। उन प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं लेंगे, परंतु इतना ज़रूर याद रखेंगे कि स्मार्ट सिटी कब लॉन्च की गई थी ये प्रोजेक्ट, इसमें हिमाचल के कौन कौन से शहर, किस शहर को कितना पैसा जो है वो एलोकेट जो है वो किया गया है। ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से जानने के लिए। तो इतना सब हम यहाँ से छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जो है चलेंगे, जो कि हमारे पास 1 लाइनर क्वेश्चन आता है। बोलने के लिए ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, परंतु एक लाइन में ये बहुत सारी जानकारी जो है वो देता है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में मृकुला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देखो हिमाचल प्रदेश में माता मृकुला देवी का जो मंदिर आता है वो कहाँ पर आता है, वो लाहौल स्पीति के उदयपुर में जो है वो आता है। उदयपुर में ये मृकुला देवी मंदिर आता है। देखो एक साइड आता है उदयपुर जहाँ पर ये मृकुला देवी मंदिर है, बीच में बहती है चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी के दूसरी ओर जो है वो त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो आता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर आता है, तो ये भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो आता है। और त्रिलोकीनाथ मंदिर में बुद्धिस्ट धर्म के लोग भी और हिंदू धर्म के लोग भी दोनों की यहाँ पर जो है पूजा होती है, दोनों के लिए ये जो है वो धार्मिक स्थल जो है वो है। दूसरी बात आपने क्या यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक पौरी फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है। तो पौरी फेस्टिवल भी जो है वो लाहौल में ही मनाया जाता है और इम्पोर्टेंट लाहौल स्पीति का जो है ये भी एक फेस्टिवल है। पौरी फेस्टिवल के अलावा जो है वो यहाँ पर जो है लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बनता है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर केलोंग में जो है वो आता है। लाहौल स्पीति में अक्सर हम मोनेस्ट्रीज पढ़ते हैं, परंतु मोनेस्ट्री से हटकर हमने टेम्पल भी आज यहाँ के डिस्कस किए। भूरी सिंह म्यूजियम की बात की गई है कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई, कब हुई। भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना जो था वो 1908 में जो था वो हुई थी। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम जो है वो आता है। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो हिमाचल का सबसे पुराना म्यूजियम है, 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ में ही आपने यहाँ से बात ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में जो है
भूरी सिंह जो संग्रहालय है इसको राजा भूरी सिंह के द्वारा ही बनवाया गया था, जो कि चंबा के राजा जो था वो हुआ करते थे। तो चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा ही ये जो था वो बनवाया गया था। चंबा पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, चंबा रुमाल के लिए जाना जाता है, चंबा चप्पल के लिए जो है वो जाना जाता है। चंबा जो पेंटिंग हुआ करती थी उसको चंबा के राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था वो शरण दी गई थी, ये बात पता होनी चाहिए। चंबा की जो पेंटिंग है उसके एक पेंटर भी हैं जिनका नाम निक्का है, जिनके बारे में टीजीटी आर्ट्स में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। टीजीटी आर्ट्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी जो निक्का है वो कौन सी रियासत के पेंटर थे, किस रियासत के पेंटिंग को करते थे। तो वो जो था वो 18वीं शताब्दी में जो था वो लगभग चंबा के लिए पेंटिंग जो था वो बनाते थे, चंबा के पेंटर थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 1865 में चंबा रियासत के सुप्रीडेंट कौन थे। चंबा के कुछ एक फेमस सुप्रीडेंट भी रहे जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चंबा के जो ये सुप्रीडेंट रहे 1865 में, ये जो था वो कैप्टन फॉर्ब्स जो था वो रहे थे। कैप्टन फॉर्ब्स 1865 में रहे थे, परंतु एक जो है वो मेजर ब्लेयर रेड भी हैं। ब्लेयर रेड भी चंबा के सुप्रीडेंट रह चुके हैं। ब्लेयर रेड कब से लेकर कब तक चंबा के सुप्रीडेंट रहे, तो ये 1863 में जो था वो बने थे। 1863 में बने थे और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने जब भी इनका टेन्योर रहा था, इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट जो था वो चंबा शहर में जो था वो करवाई थी। और मेजर ब्लेयर रेड के अलावा कैप्टन फॉर्ब्स के बारे में भी आपको पता चल गया, जो कि 1865 में जो था वो बने थे। यहाँ के जो था वो यहाँ के सुप्रीडेंट बनाए गए थे। आगे बोलते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2024 में शीर्ष पर जो है वो कौन सा देश जो है वो रहा है। नॉर्वे देश यहाँ पर जो है टॉप पर रहा है। अब इस तरह के इंडेक्स कम पूछे जाते हैं, परंतु जब भी पूछे जाते हैं तो एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर सेट रहता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र सूचकांक 2024 में रैंक टॉप पर जो है वो नॉर्वे रहता है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU जो है वो इसको जारी करता है। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है इंडेक्स, वो भी तो पता यहाँ से चल गया आपको। अब अगला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 33वीं बैठक कहाँ पर हुई। देखिए, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए जो कार्यतंत्र की 33वें नंबर की बैठक हुई, वो जो है वो बीजिंग में जो है वो हुई। बीजिंग में जो है ये 33वें नंबर की बैठक जो है वो हुई। आपने एक बात यहाँ से ध्यान रखनी है, इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है। इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है वो जो है वो कि उसका नाम जो है वो मैकमोहन लाइन जो है वो आता है। अब इंडिया और चाइना के बीच में ना डिस्प्यूट होता रहता है, डिस्प्यूट हाथापाई यहाँ पर होती रहती है। खासकर जब हमें कोविड के टाइम में यहाँ पर देखने को मिली थी, तब हमने देखा था कि उस टाइम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन दोनों के बीच में क्लियर नहीं है, तो उनको लेकर उनके बीच में डिस्कशन के लिए जो है वो बैठक होती रहती है। तो ये भारत चीन सीमा मामलों पर बैठक जो है वो 33वें नंबर की बैठक जो है ये बीजिंग में जो था वो करवाई गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भारत के 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। ये हमने उत्तीर्ण सीरीज में भी पढ़ा है और ये जो है वो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को जो है वो बनाया गया है। कमेंट कर आप मुझे एक बात बताइए कि हिमाचल का जो हाई कोर्ट है उसके प्रेजेंट टाइम में जो है उस जो चीफ जस्टिस है वो कौन है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कौन है वो बताइए। आगे बोलते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यहाँ पर पूछा गया है। ये अवार्ड जो है वो किरण काल्किन को जो है वो दिया गया है। किसको? किरण काल्किन को जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। आगे बोलते हैं दियासलाई आत्मकथा के लेखक कौन है। दियासलाई आत्मकथा के लेखक जो है वो कैलाश सत्यार्थी हैं। कैलाश सत्यार्थी का नाम आप एक और पढ़ते हैं कि इंडिया में इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इनको नोबेल प्राइज़ कौन सी श्रेणी में और कब दिया गया है, तो इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट इन्होंने जो था वो अपनी आवाज़ उठाई थी। नोबेल पीस प्राइज़ इनको दिया गया है कौन से ईयर में, 2014 में जो था वो इनको नोबेल पीस प्राइज़ जो था वो मिला था। इतना ध्यान रखें। और इसी के साथ जो है वो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं वर्ष 2024 के लिए साहित्य के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको मिला। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को। इनका नाम हमने कब पढ़ा था, विनोद कुमार शुक्ल का नाम भी हमने उत्तीर्ण सीरीज में जो था वो पढ़ा था। यहाँ से पता चलता है कि उत्तीर्ण सीरीज में हम अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो वन लाइनर में भी क्लियर हो रहे हैं। तो इनके हमारे जो पैरामीटर हैं उनके ऊपर हम अच्छा बैठ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए, बोलते हैं प्राग मास्टर्स शतरंज 2025 के विजेता कौन है। तो प्राग मास्टर शतरंज 2025 के विजेता जो है वो अरविंद चिदम्बरम जो है वो है। अरविंद चिदम्बरम का नाम ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो बोलते हैं। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये जो है वो मई महीने में 22 मई को जो है वो मनाया जाता है। 22 मई को इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस जो है वो मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो मैं
इसका तो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी जो था वो एक क्विज जो था वो पोस्ट किया था इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे का। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की तो मैंने थीम भी आपके साथ जो था वो 2025 की जो था वो शेयर की थी। अच्छा, क्या थीम थी इस इम्पोर्टेंट डे की? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की थीम क्या थी? इसकी थीम जो था वो हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम में रखी गई थी। आगे बोलते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड जो था वो यहाँ पर टॉप में रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तरबूज कैसी फसल का उदाहरण है? तो तरबूज जो है वो जायद फसल का उदाहरण है। फसलों में राबी क्रॉप आती है, खरीफ क्रॉप जो है वो आती है और जायद फसल भी आती है। जायद फसल में तरबूज जो है वो एक एग्जाम्पल है। अच्छा, मुझे कमेंट कर कर बताइए कि आजकल जो हिमाचल में फसल बोई जाएगी वो कौन सी फसल जो है वो बोई जाएगी? जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर विल दी फर्स्ट नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश बी बिल्ड? हिमाचल प्रदेश की पहली नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन कहाँ पर बनाई जाएगी? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कहाँ पर ये पहली नेचुरल फार्मिंग सब डिवीजन बनाई जाएगी हिमाचल की? जल्दी से कमेंट कर कर अपना आंसर बता दीजिए। गिरास पत्रिका की इससे पिछली वाली एडिशन में हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। अच्छा, टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर कंपाइल कर कर आपको गिरास की PDF और भी बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।